अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने एक आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम का बता दिया, मैंडिंग वॉल्स। वो मैंडिंग वॉल्स भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, वो भी ब्राउनिंग की नहीं है। ब्राउनिंग की अगर आपने देखनी है तो वो माय लास्ट डकेस जो एक छोटी पोएम है, और अगर मीटिंग एट नाइट ये भी एक छोटी छोटी सी पोएम है। और अगर आपने ज़रा उसकी ड्रामेटिक एबिलिटी का अंदाज़ा लगाना है तो एंड्रिया डल सार्टो, ये उसकी एक पोएम है जिसके अंदर आपको उसके जो पोएटिक ब्रेड्थ है उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है। एंड्रिया डेल सार्टो, ये भी नेम इसका जो है वो इंग्लिश नेम तो नहीं है, डेल सार्टो। ठीक है जी। अच्छा, मैंने अब आपको बताना था प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो थी उसके बारे में। प्री रैफेलाइट्स जो थे ये राफेल एक पोएट है, अगर आपको पता हो। और ये कुछ राइटर्स, क्रिटिक्स यानी के, और प्री रैफेलाइट्स ये मैं लिख दिया। अच्छा, कुछ पेंटर्स थे, कुछ राइटर्स थे, और पोएट्स यानी के, और कुछ जो है वो क्रिटिक्स थे। ये इन सब ने मिल के, और ये सारे इंग्लिश हैं, इन्होंने एक जो है वो ग्रुप बना लिया। और इसके अंदर दांते गैब्रियल रोजेटी जो है वो भी इसके अंदर था। ठीक है। और इन लोगों का पर्पस क्या था, ये एक चीज़ है जो समझने वाली है। इस दौर के अंदर एक काम शुरू हुआ है, टेक्निकल कॉलेजेस और टेक्निकल स्कूल्स वगैरह बन गए हैं। और अब आर्ट को भी स्कूल्स के अंदर सिखाना शुरू हो गए हैं। और जब आर्ट्स को स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है तो यकीनन कोई क्लासरूम के लिए या कोर्स वर्क के लिए या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ कवानीन और असूल जो है वो डेवलप किए गए होंगे। तो क्लासरूम्स के अंदर एक आर्टिस्ट जो है वो इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट नहीं होता, वो क्रिएटेड आर्टिस्ट होता है। यानी कि आप कोई एक फोरम ज्वाइन करें और उसके अंदर हो के लिए क्लास लेने के बाद आप लोग अपनी पोएम्स जो हैं वो लिख लेंगे, और उस क्लास के बाद आप वाकई पोएम्स लिख लें तो क्या वो पोएट्स जो है वो बन जाएंगे, और वो पोएट्स कैसे पोएट्स होंगे। इसी तरह पेंटिंग है, अगर आप पेंटिंग क्या सीखने के बाद क्या आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आ जाएगी जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए, जो आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सब कुछ नहीं होगा, आप स्कूल मैन आर्टिस्ट अगर बन जाएंगे या स्कूल मैन आर्टिस्ट अगर होंगे, और उनका कंपेयर अगर आप उनको करें जो पुराने आर्टिस्ट थे, जो ये इन्होंने जो प्री रैफेलाइट्स है ना, ये उनसे रिलेटेड हैं जो माइकलो एंजेलो और राफेल, उससे पहले जो राइटर्स लिख रहे थे, ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, कि माइकलो एंजेलो ये भी खुद ही जो है ना वो बना था इंस्पिरेशन से, पर्सनल इंस्पिरेशन से, और राफेल जो था ये भी पर्सनल इंस्पिरेशन से बना। ये दोनों यानी कि टॉट आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ी इनकी बात है कि ये पेंटर्स जो हैं ये इनबॉर्न पेंटर्स हैं। और उस दौर के अंदर यकीनन वो शुरू हो गया होगा स्कूल्स वगैरह के बारे में, शायद आर्ट के जो स्कूल्स आए हैं, जो सीखे हुए आर्टिस्ट हैं वो ज़रूर शायद उनको बुलाते हों, लेकिन जो इंस्पिरेशन वाले आर्टिस्ट थे वो मास्टर आर्टिस्ट तो वही होते हैं। और माइकलो एंजेलो और राफेल का नाम भी आपने दोनों के शायद नाम सुने, और दोनों पोइट्स हैं और पेंटर्स हैं, सॉरी। और इंग्लैंड के अंदर एक एकेडमी इस्टेब्लिश की गई थी, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। और उसके अंदर जब ये स्कूल के अंदर सिखाना शुरू हो गए और आर्ट के कॉलेजेस बन गए, और जो लोग हैं वो डिग्रीज लेके निकल रहे हैं आर्ट की, कि ये आर्टिस्ट की डिग्री है। तो इस तरह की जब डिग्रीज लेके निकल रहे हैं तो इनके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट जो है स्टार्ट की, और इन्होंने कहा कि जी हिस्ट्री और पेंटिंग का ताल्लुक जो है वो नेचर से इसका ताल्लुक है। और अगर कोई बंदा पोएट या पेंटर या कुछ भी राइटर, उसने क्रिएटिव राइटर बनना है तो वो इन बॉर्न अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके ज़रिए बने। ठीक है, ये प्री रेफेलाइट मूवमेंट थी। इसके बाद इसमें मज़ीद डिटेल्स की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा जो बाकी जो पेंटर्स वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको आप देख लीजिएगा। पोएट बहरहाल ये इन्वॉल्व है, दांते गैब्रियल रोसेटी, और इसके ऊपर शायद वो कोई आपसे क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। जो इस दौर के प्रोज राइटर्स हैं, एसेइस्ट जिनको कहा जाता है, और ये बहुत प्रोलिफिक है।
ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रोलिफिक हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। सबसे पहले तो लॉर्ड मैकॉले के नाम से जो बंदा मशहूर है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले क्यों मशहूर है, आपको पता होगा कि बरसगीर की हिस्ट्री के अंदर ये इसलिए मशहूर इसका नाम लिया जाता है क्योंकि इसने 1835 में एक स्पीच की थी और उसके अंदर इसने इंडियन एजुकेशन से मुतल्लिक एक करारदाद पास की। अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की थी इसने, पार्लियामेंटेरियन था उस दौर में। तो पार्लियामेंट में इसने स्पीच की और उसके अंदर इसने कहा कि हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करेंगे इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, जो ब्लैक इन कलर होंगे लेकिन वाइट इन थिंकिंग होंगे। ठीक है, यानी कि अंदर से वो वाइट मैन होंगे और वो हमारी एजेंडाज जो हैं वो उनको फॉरवर्ड करेंगे। इसने अपनी इसी स्पीच के अंदर, ये मैंने पूरी स्पीच जो है वो इसकी पढ़ी है, और उसके अंदर इसने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं हमें ख़ास तौर पे इनके एजुकेशन का ध्यान देना पड़ेगा, और अगर हमने इनको एजुकेट ना किया तो ये हमें पहले ही काफिर कहते हैं। ये उसके अल्फाज हैं, इनफाइडल्स और काफिर, ये काफिर भी उसने यानी कि लिखा है। और कहता है कि ये हमें कहते हैं और इनके अंदर जिहादिस्ट एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ किसी वक्त अपराइजिंग इनकी हो जाए। हम इंडियन एजुकेशन पे तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि जो हिंदूज़ हैं, तो मुस्लिम्स एजुकेशन की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़रा स्टोरी मैं थोड़ी-सी आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा हमारे मिसकंसेप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस किया जाता है हमारी आइडियोलॉजीज़ को भी, और मुतालिया पाकिस्तान के अंदर भी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, उससे हमारी बड़ी अजीबो-गरीब आइडियोलॉजी बन गई हुई है, मदारिस के ख़िलाफ़ और ये सारा कुछ। उस दौर में जब ये कहा जाता है कि नहीं मुसलमान बिल्कुल अनपढ़, जाहिल और पता नहीं गंवार थे और पता नहीं क्या-क्या कुछ थे, ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन उस दौर में इन्होंने क्यों मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया शुरू में? वो इसलिए कि मुस्लिम्स के पास ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद था, मदारिस का सिस्टम। स्कूल्स नहीं है लेकिन मदारिस हैं, और मदारिस के भी यूनिफ़ॉर्म्स के अलावा प्रोटोकॉल्स भी थे कि कौन आदाब क्या है, किस तरह आपने मदारिस के अंदर एंटर होना है, सर पे टोपी होनी चाहिए, शेरवानी और जो भी सारा पूरा ड्रेस कोड था उन मदारिस का। और अगर वो मदारिस ना होते ना इतने बड़े-बड़े, तो शाह वलीउल्लाह ऐसे बंदे ना आते। खैर, दिल्ली के अंदर भी थे और भी पूरे बरे-सगीर के अंदर ये मदारिस फैले हुए थे। इवन यानी कि सेलोन वगैरह जिसे श्रीलंका आप कहते हैं, और बांग्लादेश, बल्कि ढाका जो है उसे तो अभी भी सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर मस्जिदें बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों ने ये किया कि मदारिस अब चल किस तरह रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदारिस चल किस तरह रहे थे। मदारिस किसी फंडिंग पे नहीं चलते थे, वो लोगों से फंड नहीं लिया जाता था। जो मुगल्स थे, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था कि मदारिस को एक जायदाद दे दी जाती थी, जायदादें यानी कि उनको दे देते थे। और तो मुगल्स ने इन अदारों को इंडिपेंडेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जायदादें जो हैं वो अदारों के नाम मुख्तस कर दी। यानी कि एक मदरसा है तो साथ उसको जायदाद दे दी कि अब उस जायदाद से जितनी भी आमदन हो रही है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे इस मदरसे की सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो स्कॉलर्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब वो स्कॉलर्स वो वाले नहीं थे जो बादशाहों के सामने झुक जाने वाले थे। ठीक है, होंगे, उस ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं थे, कुछ होंगे जो इनाम वगैरह चाहते होंगे, फेम चाहते होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहते होंगे, कुछ होंगे उनमें से ऐसे। लेकिन ज़्यादा तौर पे ये सब सिलसिला ख़त्म हो गया था मुगल्स के दौर में। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज़ आए, इन्होंने आके एक जो सबसे बड़ा काम किया और बड़ा हमारे लिए बड़ा गलत था, इन्होंने उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली। ठीक है जी। जब उनकी जायदादें ज़ब्त हो गई और इन्होंने कहा कि जी अपने पैरेलल सिस्टम पे आना शुरू करें, तो मुस्लिम्स ने उसको फंड किया, अपने मदारिस को फंड करते रहे और जितनी देर वो चलाते रहे, चलता रहा सिलसिला। लेकिन उसके बाद 1857 आता है। 1857 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लॉर्ड मैकॉले की जो सारी बातें थी वो सच्ची साबित हो गई।
इसने उसी वक्त जो है ना अंदाज़ा लगा लिया था कि ये मुस्लिम्स जो है आपके खिलाफ जिहाद करेंगे, क्योंकि ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इनफाइडल्स के खिलाफ जिहाद करना चाहिए जब वो आपको ऑप्रेस कर रहे हो। तो अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसे पता था हम ऑप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसने स्पीच के अंदर नहीं ये कहा। लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारे टेक्स्ट में कहाँ लिखा है कि जिहाद कब फ़र्ज़ होता है, जब लोग हमें ऑप्रेस करने हमारे मुल्क के अंदर ही आ जाएँ और जीना हराम कर दें। तो ये मुसलमानों के साथ तो वो कर रहे थे। अब 1857 आया, एक जो है ना बहुत ही बड़ा जिहादिस्ट एक्टिविटी चली, लेकिन समहाउ इट फेल्ड ड्यू टू मुगल किंग्स या जो भी कई वजूहात हैं इसकी भी। और इसी दौर में वो मीर सादिक और मीर जाफ़र जो है ना, वो इस दौर के लोग हैं, ठीक है? इसी दौर में टीपू सुल्तान और ये सारा कुछ चल रहा था। और इसी दौर के अंदर जो दिल्ली के अंदर भी जो बगावत नाकाम हुई है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि अंग्रेज़ों के जासूस जो थे, वो आके अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। खैर, ये एक अलग बात हो गई। उसके बाद 1857 के बाद इन्होंने मुस्लिम्स के जो जिहादिस्ट थे या मुस्लिम्स थे, दिल्ली के अंदर उनके दरवाज़ों पे निशान लगाए हुए थे, और ये बात आपको मिल जाएगी, ये सारी बातें आपको मिल जाएँगी। विलियम डालरम्पल की बुक है, एक नॉवल है उसका द लास्ट मुगल, और उसके अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएँगी, ठीक है? और डिटेल्स अगर आपने पढ़नी है तो उसका एक और नॉवल है द व्हाइट मुगल्स, उसके अंदर भी आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी, जो अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म किए हैं, उस सारे के ऊपर। खैर, तो ये जो दौर था, इसके अंदर फिर क्या हुआ कि मदारिस की सपोर्ट बिल्कुल कट ऑफ हो गई, क्योंकि मुसलमानों से जायदादें भी छीन ली ना, कॉन्फिस्केट कर लिए सब कुछ। और जो ये कहा जाता है कि मुसलमान तिजारती लिहाज से भी खसारे का शिकार थे और मुसलमान की पसमानदगी इल्मी लिहाज से भी थी, और ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें 1857 के बाद इस वजह से आई थी क्योंकि उनकी जायदादें ज़ब्त हो गई थी। जब जायदाद आप दुकानें ज़ब्त कर लेंगे, जायदादें ज़ब्त हो जाएँगी, कारोबार ख़त्म कर देंगे, तो कहाँ से वो दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये असल में पॉइंट था जिसकी वजह से सारा कुछ एक दफ़ा नीचे गिर गया। मदारिस बहरहाल फिर भी चलते रहे, ठीक है? लेकिन उनके मुकाबले में फिर एक और जो है एजुकेशनल स्टंट जो है वो शुरू किया गया, और वो एजुकेशनल स्टंट ही था वो, और एमएओ के नाम से। और बहरहाल आपकी जितनी ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ वही नहीं होती जो कोई आप प्रोपेगेंडा राइटिंग्स पढ़ के करें, लेकिन एजुकेशन के ज़रिए भी बड़ी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है, ठीक है? वो जिस अलीगढ़ मूवमेंट और ये सारा कुछ आप उसको बड़े इंस्पायर भी होंगे और बड़ा उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसीलिए उसको ख़ैर अभी हम छोड़ते हैं। यहाँ तक लॉर्ड मैकॉले तक जो है ना वो रहते हैं, और उसके बाद लॉर्ड मैकॉले ने जो कहा था कि हम एजुकेट करेंगे, वही एजेंडा जो है प्रोपेगेट करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है? और प्रोपेगेट करने के बाद वो कामयाब भी हो गए। और इंटरेस्टिंग इनफ जो मुस्लिम लीग के जितने लीडरान थे, जो बहुत ज़्यादा जो लीडरान थे, वो अलीगढ़ के ही फारिग थे, ठीक है? और ये भी कहा जाता है, बहुत सी किताबों में ये लिखा आपको मिल जाएगा, हैड देयर बीन नो अलीगढ़, देयर वुड हैव बीन नो मुस्लिम लीग और स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग जो थी, इट वाज फंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? अंग्रेज़ों ने बनाई थी मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने नहीं बनाई थी। अंग्रेज़ों ने फंड किया था उसको, और मुस्लिम्स की सॉरी कांग्रेस की ताकत को तोड़ने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था, ठीक है? अब मज़ीद स्टोरीज़ होंगी तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी, और सब ये बातें रिटन हैं, सारी बातें रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। और अगर आप कोई पढ़ना चाहता है तो पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ में शायद हो, लेकिन इंडिया में और ब्रिटेन में आपको लाइब्रेरीज़ के अंदर मिल जाएगा। उनकी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स और स्पीचेज़ और बहुत बड़े-बड़े जर्नल्स के जर्नल भरे हुए हैं, और उसके अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएँगी। और अगर आप एक बुक पढ़ना चाहें, ये पाकिस्तान में शायद आपको ना मिले, जवाहरलाल नेहरू की बुक है द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये बुक अगर आपको मिल जाए, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और फिर आपको नेहरू इतने नफ़रत अंगेज़ हस्ती भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ बंदे की आँखें भी बहुत सी खुल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। और प्लीज़ आप ये ना कहिएगा वो हिंदू था, उसने झूठ लिखा होगा। खैर, आगे चलते हैं। तो लॉर्ड मैकॉले जो है बहुत ही शानदार एसेइस्ट था, ठीक है? अपने इलाके में। इसके बरसगीर आने की भी एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बरसगीर क्यों आया था? वो इसलिए आया कि इसको अपने इलाके में ये जहाँ पे यानी कि इंग्लैंड के अंदर इस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ चढ़ गया, और उसको उतारने का सिर्फ़ इसके बाद एक ही रास्ता बचा था कि ये इंडिया आ जाए। और इंडिया में आपको पता है कि पैसे ज़्यादा मिलते थे। रेवेन्यू जो जो है क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था वहाँ से, और बंदे कम थे,
ऑफिसर्स यानी कि जो इंग्लैंड वाले इंग्लिश ऑफिसर्स वो कम थे और उनको सैलरीज बहुत हैंडसम सैलरीज दी जा रही थी। और उनके बैंगलोज अगर आप देखें तो भी आपको पता लगता है कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए बैंगलोज जो हैं वो कितने बड़े-बड़े हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे था, बड़ी एक ल्यूक्रेटिव ऑफर्स थी जो इनको इसको ऑफर हुई और ये इंडिया आ गया और इसने अपना सारा जो कर्ज वगैरह वो उतार लिया। लेकिन बहरहाल ये एक हमारी पॉलिटिकल सारी एक सिचुएशन है। अब इसकी जो लिटरेरी एबिलिटी है उसकी तरफ ज़रा अब हम चलते हैं। तो इसने बहुत ही वाइड रेंज के ऊपर लिखा है, ठीक है, बहुत ही वाइड रेंज है इसकी। सबसे पहले जो इसने शुरुआत की है वो इसने मेजर राइटर्स थे जो अपने दौर के और जो इंग्लिश के जो मेजर राइटर्स थे, इंग्लिश लिटरेचर के अपने दौर के नहीं अपने इलाके के जो मेजर राइटर्स थे उनके ऊपर इसने लिखा है। मिल्टन से इसने स्टार्ट लिया है। मिल्टन, एडिसन, गोल्डस्मिथ, बायरन, ड्राइडन, इन सब के ऊपर इसने लिखता गया है। इवन फ्रांसिस बेकन और डॉक्टर जॉनसन, इन सब के ऊपर इसने जो है ना वो लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इसने हिस्टोरिकल एसेज जो हैं वो लिखे और हिस्टोरिकल एसेज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग, ये बरसगीर के जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा इसका नाम आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स का, लॉर्ड क्लाइव का, इसका भी बड़ा नाम आता है। तो ये इसने इनके ऊपर भी लिखा। और वॉलपोल जो था जो इनका अपना प्राइम मिनिस्टर था उसके ऊपर इसने लिखा। सर विलियम टेम्पल पे लिखा, मैकेवली पे लिखा। तो ये इसके हिस्टोरिकल किस्म के जो एसेज हैं वो इसने लिखा, ठीक है। और इसका एक पोलिटिकल वर्क भी है और उसका नाम है द लेज ऑफ एंशिएंट रोम। अच्छा, ये लेज का मतलब क्या होता है? द लेज ऑफ एंशिएंट रोम। और ये बैलड्स थी जो इसमें लिखा है। लेज का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत से को पसंद होंगे लेज, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लेज मीन्स चिप्स। नो, लेज इज चिप्स, इट डजंट मीन चिप्स। लेज मीन्स पोएट्री, वर्सेस। तो लेज ऑफ एंशिएंट रोम, वर्स या वर्सेस ऑफ एंशिएंट रोम या पोएट्री ऑन एंशिएंट रोम, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने इसकी, बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्या आवाज़ आप लोगों से ठीक आ रही है? ठीक, अच्छा। और इसका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था, जो मोनूमेंटल वर्क है इसका, वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इसका मोनूमेंटल वर्क है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और इसके फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स जो थे वो 1848 में आए हैं। 1848 बहुत पॉपुलर हुए, नॉवल लाइक, यानी कि लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद 4 जो वॉल्यूम्स यानी कि 2 और वॉल्यूम्स जो थे वो 1855 में आए, ठीक है। और इसके बाद इसकी डेथ हो गई और ये कोई और वॉल्यूम इसका पब्लिश नहीं हुआ। तो ये 4 जो इसकी वॉल्यूम्स थे अभी भी ये मौजूद हैं। कोई अगर पढ़ना चाहे तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की इसकी राइटिंग्स हैं। और इसके बारे में जो थैकरे जो नॉवलिस्ट है उसने क्या कहा था, ये बड़ी एक मज़ेदार लाइन है। इसने बताया कि जिस तरह ये लिखता है ना बड़ी फ्लॉवरी लैंग्वेज में, तो उसके ऊपर उसने क्या कहा, उसने कहा जी ये लाइन सुने, बड़ी मज़ेदार है। मैकॉले रीड्स 20 बुक्स to write a sentence and travels 100 miles to make a line of description. अब इधर से आप अंदाजा लगाएं कि थैकरे नॉवलिस्ट है और नॉवलिस्ट एक ऐसिस्ट के बारे में कह रहा है कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ के लिखता है, एक जुमले के लिए भी इतनी ये तलाश करता है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है इसकी वो कैसी है, 100 माइल्स के बंदा सफ़र कर ले और उसके बाद जो डिस्क्राइब कर सकता है, ये इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये एक बड़ा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा राइटर है। बाकी अगर आप इसके जो इसने एजेंडा फ्लोट कर रहा था वो अपनी ज़ाहिरी बात है, अपने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और अपनी गवर्नमेंट को उसने सपोर्ट करना है और उसका माउथ पीस बनना है और जिस काम के लिए वो आया वो उसने करना है। तो जस्टिफाइड है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जस्टिफाइड है जो वो काम कर रहा था। उसके बाद आता है जी थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल जैसे और कार्लाइल जो है ये एक ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का राइटर है। और इंटरेस्टिंग क्यों है, वो इसलिए कि इसने जो अपने क्रिटिकल वर्क्स जो इसके हैं उनकी वजह से बड़ा ज़्यादा, यानी कि जो मशहूर हुआ है वो अपने क्रिटिकल वर्क्स की वजह से हुआ है। और कार्लाइल को अगर आपने देखना है इसकी कौन कौन से इसके वर्क्स हैं, तो पहले तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये एक बड़ा
चेयरफुल किस्म का और ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, ठीक है। चेयरफुल इन द सेंस यानी कि स्पिरिटेड किस्म का आर्टिस्ट है। और इसको अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिकल मैन नहीं है, जिस तरह का लॉर्ड मैकॉले एक प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है, और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर लिख रहा है फ्रांसिस बेकन के स्टाइल पे, यानी कि एक तरह से। और कार्लाइल जो है ये इस तरह का बंदा नहीं, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों से दूर था। और इसका जो फोकस जो है वो क्या है, मैन दैट टेल द ट्रूथ एंड स्टैंड फॉर जस्टिस, ये इसका सारा काम है, ठीक है। और कहता है कि ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए कि इंसान सच बोले और हक के लिए खड़ा हो रहे, ठीक है। ये इसका सारा जो थीसिस है या जो इसकी पीछे आइडियोलॉजी है दिखने के पीछे, वो इसकी सारी ये है। और इसकी जो अपनी दौर में फेम का जो अरूज था वो इस वजह से मिला इसे कि इसने एक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट, हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट। इसकी वजह से ये बड़ा मशहूर हुआ और ये इसने लिखी थी 13 इयर्स। ये बंदा अकेला इसके ऊपर रिसर्च करता रहा, इसको पढ़ता रहा और 13 साल के बाद उसने ये लिखी, ठीक है। और इसने इसके बारे में खुद क्या कहा था कि इसने ये किताब किस तरह लिखी है, लोगों को तो जरूर टाइम नजर आ रहा है, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा जी यानी कि आई रोट दिस बुक बाय आई मेड एंटायर डेवस्टेशन ऑफ होम लाइफ एंड हैप्पीनेस। ना इसे खुशी मिली और ना घर का सुकून मिला, 13 साल वो यही काम करता रहा, ठीक है। अब दुनिया तो कार्लाइल को जानती है, लेकिन इसके घर वाले इसके बारे में क्या कहते हैं वो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। तो कोई भी बंदा जो सोशल स्टैंडर्ड से ऊपर आता है या नीचे रह जाता है, सोसाइटी उसको कभी कबूल नहीं करती। और कार्लाइल जैसे लोग हैं जो बड़े मास्टर आर्टिस्ट हैं और राइटर्स हैं, बहुत स्कॉलर्स हैं, ये सब लोग कॉमन लाइफ से बहुत ऊपर के लोग होते हैं। और इसी वजह से सोसाइटी इनको आम तौर पे कबूल नहीं कर रही होती। सोसाइटी इनको तब तक तो कबूल करती है जब तक वो पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार होते हैं, लेकिन जो इनकी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली लाइफ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होती हैं इसी वजह से कि वो लोग सोसाइटी से बहुत ऊपर की सोच रहे होते हैं और जो उनकी फैमिली है ज़ाहिर बात है सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व है और वो उस लेवल का नहीं सोच सकती। खैर अगर इसकी जो जॉनराज हैं, जॉनराज में जो रेंज है इसकी एसेज की, लिखे तो इसने सिर्फ एसेज ही हैं, लेकिन जो उसकी रेंज है वो क्रिटिकल एसेज भी हैं, लिटरेरी एसेज भी हैं और हिस्टोरिकल एसेज भी हैं। लिटरेरी और क्रिटिकल तो एक ही तरह की चीज़ हो गई और हिस्टोरिकल जो आपने वर्क है वो इसका देख ही लिया। और इसका एक जो ऐसा वर्क है जो क्रिएटिव वर्क है वो इसका एक ही है और वो है सार्टर रिसोर्टस। ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। और इसका मतलब है द टेलर पैच्ड अप, द टेलर पैच्ड अप, यानी कि रफूगर ने रफू लगा दिया और रफू कर दिया, सॉरी लगा दिया नहीं। द टेलर पैच्ड अप, वो पैचेस लगाते हैं ना रफू जो करते हैं, तो उसने रफू कर दिया। और ये इसके अंदर जो इसने काम किया है फिलॉसफी है, रोमांस है, विजडम और जो ऑथर की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो सारे उसने इसके अंदर इकट्ठे किए हैं। और कब के द फर्स्ट 35 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जो शुरू के 35 साल हैं जिसमें बंदा जो है बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यूथ भी होती है और उसके एनर्जी भी होती है, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं हर किस्म के, यूनिवर्सिटी लाइफ और ये सब कुछ, राइटिंग के एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तो वो सब कुछ इसने इसी जो है ना क्रिएटिव वर्क के अंदर उसने लिख दिया है। और एक इसका हिस्टोरिकल वर्क जिसकी वजह से ये बड़ा मशहूर है और बहुत ही वाइडली रेड है वो है हीरोज एंड हीरो वर्शिप, हीरोज एंड हीरो वर्शिप। ये किताब पाकिस्तानी हर बंदे को पढ़नी चाहिए। अच्छा, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, और ये किताब क्यों सबको पढ़नी चाहिए, उसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि इसने ये बताया है कि किस तरह जो लोग हैं उनको सॉरी सार्टर, हाँ ठीक है, हाँ, इसी के अंदर इसने बताया ये हीरोज एंड हीरो वर्शिप के अंदर कि लोग जो हैं वो
हीरोज को किस तरह वर्शिप करना शुरू करते हैं, हीरो वर्शिप किस तरह करते हैं, पर्सनैलिटी कल्ट क्या चीज़ होती है, किस तरह जो है पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करता है, और किस तरह लोग जब किसी पर्सनैलिटी के मोहब्बत में का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो उसकी गुड और बैड और इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखते, और जब वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर वो किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन बंदा उनके हक में सही है, कौन बंदा उनके हक में ठीक नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर 6 किस्म की डिवीजन्स एक तरह से आपको नज़र आएंगी कि क्या वो दिखाता है कि हीरो को एज डिविनिटी जो है लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हीरो एज प्रॉफिट, और जो हीरो एज प्रॉफिट है इसके अंदर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसने डिस्कस किया है। ये मैंने इसका देखा नहीं है कि इसने उनके बारे में किस तरह लिखा है, लेकिन बहरहाल प्रॉफिट जो हीरोज़ होते हैं, और हर दौर के प्रॉफिट जो हैं वो हीरो ही होते हैं। उसके बाद ही प्रॉफिट जो पोएट हैं, और फिर प्रॉफिट हीरो जो हैं जो सॉरी हीरो एज पोएट, हीरो नॉट एज प्रॉफिट। पहला हीरो डिविनिटी था, हीरो एज पोएट है, प्रॉफिट है, थर्ड हीरो एज पोएट है, फोर्थ नंबर पे है हीरो एज रिलीजियस लीडर या प्रीस्ट, और फिर 5वें नंबर पे है एज मैन ऑफ लेटर्स, और एंड पे नंबर 6 पे हीरो एज किंग। और बहरहाल इसने जो इसके अंदर बात जो डिस्कस की है वो यही है कि पर्सनालिटी कल्ट जो है वो प्रोग्रेस को और इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, और पर्सनालिटी कल्ट के खिलाफ उसने एक तरह से लिखा है। और क्योंकि हमारी सोसाइटी ये जो पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़ है ना, जिनके अंदर पहले कलोनियल रूल रहा है किसी दौर में, ये पर्सनालिटी कल्ट का शिकार है। ठीक है, वैसे ही पर्सनालिटी कल्ट का शिकार है। पॉलिटिकल सिनेरियो में देख लें, रिलीजियस सिनेरियो में देख लें, कहीं भी आप देख लें, और अपने जो भी जिस पर्सनालिटी से मोहब्बत होती है उसके उसको परफेक्ट समझ लेते हैं, उसके अंदर गलती कोई हो ही नहीं सकती। और अगर कोई उसके खिलाफ कोई बात करता है, बेशक वो उसकी पर्सन के खिलाफ बात ना हो बल्कि उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, तो लोग उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये पॉलिटिकल सिनेरियो में तो आप सबको पता है कि किस तरह लोग जो हैं वो अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, और कैसे कैसे ट्रोल्स लोगों के बनाते हैं और जो कुछ भी करते हैं। इसी तरह जो रिलीजियस लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, या जो भी उनके भी फॉलोअर्स इसी तरह हैं, वो समझते हैं कि नहीं बस इन्होंने जो बात कर दी है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके बाद कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स तो ठीक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो इस तरह ही समझनी चाहिए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो इस लेवल के नहीं होते। तो खैर उसको तो नहीं पता होगा कि प्रॉफिट्स किस लेवल के होते हैं। कार्लाइल तो एक और तरह का एक लिबरल किस्म का बंदा है, तो उसको तो इस सारी चीज़ का नहीं पता, लेकिन पर्सनालिटी कल्ट के बारे में जो इसकी बात है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर भी एक जो है ना वो अपना लिखा, और ये भी इसके जो हिस्टोरिकल एसेज हैं उनके अंदर शामिल है, हिस्टोरिकल वर्क्स कहने फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये 1837 की पब्लिकेशन है। और इसके अंदर इसने बताया है कि दिखाया है कि किस तरह जो है वो हीरो वर्शिप से क्या क्या मसाइल और क्या क्या नुकसान जिस तरह हो रहे होते हैं। ठीक है, वो नेपोलियन की जिस तरह हीरो वर्शिप है, और जो भी डिक्टेटर्स होते हैं इनकी हीरो वर्शिप की जा रही होती है, एक पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार होती है सोसाइटी, और इनको फॉलो कर रहे थे। इसके बाद ये आता है जॉन रस्किन और मैथ्यू आर्नल्ड, ये दो बच्चे हैं। अब मैं स्पीड अप करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप आज ही इन दोनों को, जॉन रस्किन और मैथ्यू आर्नल्ड, दोनों को हम कर लें। ठीक है जी। जॉन रस्किन जो है इसने पहले जो है वो अपनी पोएम्स पब्लिश की, और इसके अंदर इसकी ड्राइंग्स भी अपनी थी, यानी कि सेल्फ इलस्ट्रेटेड सारा वर्क था। और उसके अंदर इसने इसको थोड़ा सा फेम जो है उसके अंदर ही मिल गया था। और उसके बाद इसने एक पेंटिंग के ऊपर अपना वर्क लिखा, पहले यानी कि पोइट्री की, उसके बाद इसने पेंटिंग के ऊपर इसने अपना काम लिखा। मॉडर्न पेंटर्स इसका नाम है। मॉडर्न पेंटर्स एक बड़ी एक जो है ना वो एक किताब बड़ी मशहूर हुई। और उसके बाद 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। पेंटर्स, मॉडर्न पेंटर्स, और फिर 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, 7 लैम्प्स, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। और इसके बाद इसका जो वो स्टाइल था वो थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि तरफ चल पड़ा, और इसने भी
जो पॉलिटिकल जो स्टोरीज हैं और जो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इकोनॉमी है, यानी कि जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर इसने लिखा। और ये 4 एसेज थे इसके, और इनका टाइटल इसने लिखा अन टू दिस लास्ट, ये इसका टाइटल था। और इसके अंदर 4 एसेज हैं, 4 एसेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लें आप, प्रिंसिपल्स। और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। और जो रियल लिटरेरी पीपल हैं वो भी इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि उस दौर को सही तरह अंडरस्टैंड किया जाए। कार्लाइल और मैकॉले और जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, इन सबको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस दौर को समझ सकें, ठीक है। और फिर उनकी प्रोज़ जो है वो तो एक अलग बात है, वो तो एक फ्लावरी प्रोज़ है, जिस तरह की भी है वो एक अलग बात है। लेकिन एक जो है ना बड़ा पॉलिटिकल लाइफ जो है उस दौर की, उसका आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद इसने छोटी छोटी इसकी जो बुक्स हैं उनके अंदर इसने लेक्चर की सीरीज़ थी, और लेक्चर्स यानी कि इसने लिखे हुए हैं। और 3 लेक्चर्स ऑन वर्क के नाम से इसने पब्लिश किया द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव, क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव। इसके इस तरह के छोटे छोटे वर्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव, इसके ऊपर इसने ये लेक्चर्स ऑन वर्क थे, यानी कि वर्क के ऊपर किस तरह आपको करना चाहिए। उसके बाद वॉर भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, वर्क और वॉर। और दिखा ये रहा था कि जो मैन हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं अपने वर्क और ड्यूटी और इन सब के दरमियान, किस तरह वो सफ़र करते हैं, ठीक है। बहरहाल जो इसकी आर्ट से रिलेटेड वर्क्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, मॉडर्न पेंटर्स और 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। और अन टू दिस लास्ट वो इससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है जी। फिर आ जाता है मैथ्यू आर्नल्ड, और मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिक, टीचर, और बहुत ही अथॉरिटेटिव किस्म का क्रिटिक और टीचर है ये। और इसकी जो आपने एसेज जो इसके मशहूर हैं, जो बड़े मशहूर हैं, आपने शायद आपने थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट इसके पढ़े हों, एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म। और इसने मिल्टन के ऊपर बहुत लिखा है, बड़े अच्छे इसके मैथ्यू आर्नल्ड के आर्टिकल्स हैं। और फिर इसकी एक बुक है कल्चर एंड एनार्की, एसेज की बुक है ये, कल्चर एंड एनार्की। और ये पढ़ने वाली बुक है, इसकी आप शुरू से जब शुरू ही करते हैं कल्चर एनार्की तो आपको बड़ा एक मज़ा आता है कि किस तरह ये जो लोअर क्लास है और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर ही है, ये भी किस तरह जो है ना लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। फिलिस्तीन्स जो है, फिलिस्तीन्स जो बिल्कुल वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और मिडिल क्लास जो है, अच्छा फिलिस्तीन्स जो है वो मिडिल क्लास को कहा जाता है, वो मिडिल क्लास जो वर्क करती है, ठीक है, मतलब कि ऑफिस वगैरह में और इस तरह। और लेकिन वो इतनी मिडिल क्लास नहीं होती, एक अपर मिडिल क्लास होती है ना, ये अपर मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है। मिडिल क्लास वो है जो कि काम करती है और सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों के अंदर फंसी रह जाती है, आर्ट, हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों के ऊपर वो कहीं नहीं जाती। और इसने जो लिटरेरी जो इसके एसेज हैं या लिटरेचर से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म के एसेज हैं, उनमें इसका जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। सबसे मज़ेदार तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हर एक की अपनी एक चॉइस होगी, लेकिन ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो है वो भी 2 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश हुआ था इसका। और इसके अंदर इसे इन एसेज ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया था कि ये एक बहुत शानदार क्रिटिक है। और उसके बाद फिर इसने कल्चर एंड एनार्की के अंदर जो बातें लिखी हैं, जिस तरह उसने इनको ट्रीट किया फिलिस्तीन्स को, यानी कि मिडिल क्लास इंग्लैंड को। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका ये वर्क रहा कल्चर एंड एनार्की, ठीक है। ये भी पढ़ा जा सकता है, अगर बेशक लिटरेरी स्टूडेंट्स ही हो पढ़ना चाहिए इसको। उसके बाद इसने रिलीजियस राइटिंग्स भी लिखी हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट इसने लिए, और 3-4 रिलीजियस जो है ना उसके ऊपर इसने काम लिखे थे। और लेकिन उस दौरान इसकी डेथ हो गई। और रिलीजियस जो इसके वर्क्स हैं उनमें गॉड एंड द बाइबल है, और द डिस्कोर्सेस इन अमेरिका है। टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, अब बाद में आप इसको सुन के लिख लीजिएगा। लिटरेचर एंड डॉगमा, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन। ये इस तरह के नाम जो थे ना इसने उनको दिए जो इसके रिलीजियस वर्क है। और डिस्कोर्सेज इन अमेरिका जो रिलीजियस वर्क नहीं है, वो एक अलग वर्क है,
जो इसका आखिरी वर्क है, ठीक है, डिस्कोर्सेज इन अमेरिका, वो इसका आखिरी वर्क है जिसके अंदर इसकी सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। और अब आप देखें कि ये इतने एसेज की बुक्स लिखी हैं इन सब लोगों ने, जिनका मैं आप सारे नाम पढ़े हैं, सारों ने एसेज इतने ज़्यादा लिखे हैं। तो बहुत ही प्रोलिफिक किस्म के एसेज हैं उस दौर के, और इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो सबका एक एक ऐसे पेपर के बाद बेशक आप पढ़ लीजिएगा, कभी भी आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जो टीचर पढ़ना छोड़ देता है वो टीचर नहीं रहता, वो फिर सिर्फ ट्यूटर बन जाता है और कोर्स को पढ़ाता है, कोर्स देखता है और कोर्स ही आगे पढ़ा देता है, लेकिन उसमें इंस्पायर करना और नॉलेज को इंकलकेट करना, रियल नॉलेज की सर्च करना और स्टूडेंट्स के अंदर एक थर्स्ट ऑफ नॉलेज क्रिएट करना, ये उसके बस की बात नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है कि मैंने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है और मैंने जनाब लोगों को किस तरह नंबर किस तरह आएंगे, ठीक है, बस वो इस तरह की चीज़ें करता रह जाता है और जो इंस्पायर करने वाला काम है वो कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए टीचर्स का पढ़ना खुद बहुत ज़रूरी है। अभी तो आपका चलें एग्ज़ाम है, लेकिन इसके बाद आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कोर्सेज़ के अलावा इधर-उधर की चीज़ें, ताकि जब आप कहीं जाएँ तो आपका कोई इम्प्रेशन एक हो स्टूडेंट्स के ऊपर और उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि हमने भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हमारी विक्टोरियन एज क्लोज़ होती है और अब हम लेक्चर ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।